हेलो गाइस, जीनियस क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग ना बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। इसमें ना हम लोग जो 2024 में जो एग्जाम देने वाले हैं उस एग्जाम में जो भी बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव है उसको आज हम लोग लेकर आए हैं। आज देखेंगे इसको, और पर चैप्टर का पर डे जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे। आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन का करेंगे, नेक्स्ट डे अलग अलग चैप्टर को ना एकदम नेक्स्ट डे करते रहेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, तो ये ना अगर बायोलॉजी का देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इससे ना सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो दोनों सवाल ना पूछते ही पूछते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों सवाल, और यहाँ से हाई वेटेज के साथ पूछते हैं, मतलब मीन ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर से आता है। तो सबसे पहला चैप्टर इसलिए मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन को लेकर आया हूँ। सबसे पहला चैप्टर में मैं अब सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट किया जाए, तो टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ सबसे पहला क्वेश्चन को लेकर। हम लोग ना सबसे पहला क्वेश्चन लाए हैं कि मिडिल पीस ऑफ द मैमेलियन स्पर्म कंटेंट, यानी कि जो स्पर्म होती है, स्पर्म में जो मैमेलियन का जो स्पर्म होता है वो स्पर्म का जो मिडिल पीस होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन है न्यूक्लियस, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल। हिंदी में बात करें, स्तनधारी शुक्राणु में उसका मध्य भाग क्या कहलाता है। तो शुक्राणु की अगर बात करें तो इस तरह की ना स्तनधारी की क्या होती है, शुक्राणु होती है। इस तरह की शुक्राणु होती है। ये शुक्राणु की जो सबसे ऊपर की जो पोर्शन होती है इसको एक्रोसोम कहते हैं। ये टिप का जो पोर्शन होता है इसको हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। ठीक है, ये एक्रोसोम वाली पार्ट है। इसके बाद अगर हम बात करें मिडिल में जो पोर्शन है ये न्यूक्लियस होता है। ये क्या होता है, न्यूक्लियस। और ये जो पोर्शन जो ऊपर साइड में है ना, ये पोर्शन हेड कहलाता है। और जो नीचे का जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो पूरा का पूरा जो पार्ट है ये पोर्शन टेल कहलाता है। और बीच वाला जो पोर्शन है नेक वाली पोर्शन, ये बीच वाले पोर्शन को नेक कहते हैं। दूसरी बात, ये बीच वाला पोर्शन में ही ना माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया बीच वाले ही पोर्शन में पाई जाती है। और ये जो टेल वाली पोर्शन है, ये टेल वाला पोर्शन ना फ्लैजिला का बना होता है, फ्लैजिला पाया जाता है, फ्लैजिला। तो यहाँ पे ना क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो मैमेलियन के स्पर्म में मिडिल पोर्शन में क्या पाया जाता है, इसके बारे में पूछा। तो मिडिल पोर्शन में देखा जाए तो क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम लोग ना माइटोकॉन्ड्रिया आंसर करेंगे। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होगी यही आंसर हो जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि शुक्राणु के मध्य भाग जो कहलाता है वो मध्य भाग में ना माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। हो गया। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये होगा फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड। गैमेट का निर्माण होना क्या कहलाता है। अगर हम बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो फर्टिलाइजेशन है वो स्पर्म और ओवम ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं। फ्यूज करने का अर्थ है मिलना। जब आपस में स्पर्म और ओवम फ्यूज करते मिलते हैं तब जाके जाइगोट का निर्माण होता है। और जाइगोट का निर्माण तब होता है जब स्पर्म ओवम मिलकर और फर्टिलाइजेशन क्रिया करते हैं। फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन क्रिया करके स्पर्म और ओवम और दोनों जाइगोट का निर्माण करता है। अब स्पर्म की बनना बहुत जरूरी है, ओवम को बनना बहुत जरूरी है। ये दोनों के दोनों ना गैमेट कहलाते हैं, युग्मक। क्या कहलाते हैं, गैमेट। तो गैमेट को बनना बहुत जरूरी है। गैमेट की बनने की जो प्रोसेस है इसी को हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। बायोलॉजी में जेनेसिस का अर्थ सीधा होता है बनना। जेनेसिस का अर्थ क्या होता है, बनना, फॉर्मेशन होना। तो गैमेट का फॉर्मेशन होना गैमेटोजेनेसिस कहलाएगा। अगर हम स्पर्म की बारे में बात करें कि स्पर्म जब फॉर्मेशन होगा तब कहलाएगा, तो स्पर्म का फॉर्मेशन जो होगी उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। यही बात करते हैं ओवम की जनरेशन होना, ओवम का बनना क्या कहलाएगा, ओएजेनेसिस कहलाएगा। मतलब ये कि गैमेटोजेनेसिस जो है ना वो गैमेट का निर्माण होना दो तरह से होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, ओएजेनेसिस होती है। यानी कि गैमेट का निर्माण होना ना गैमेटोजेनेसिस कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हम लोग क्या करेंगे, सही करेंगे। युग्मक जनन होता है, युग्मक का निर्माण होना युग्मक जनन कहलाता है। दो क्वेश्चन को देख लिए। तीसरे क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका ये, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन क्या होता है? अभी भी हमने बताया कि जो स्पर्म होते हैं ना, वो स्पर्म जो मेल का स्पर्म होता है वो ना फीमेल के जब ओवम से, फीमेल के एग से या ओवम कह सकते हैं, ओवम के से अगर फ्यूज करता है, फ्यूजन होती है, तो इसी प्रोसेस को ना हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी कि फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हिंदी में निषेचन क्रिया कहते हैं, जिसमें मानव के जो शुक्राणु है जिसको स्पर्म कहा जाता है और मादा का जो अंडाणु है, एग भी कह सकते हैं, ये दोनों ना निषेचन क्रिया तब होती है जब ये दोनों फ्यूज करते हैं। तो हम लोग ना आंसर पढ़ेंगे कि फ्यूजन ऑफ एग, एग हो गया ना जो फीमेल पार्ट है, फीमेल गैमेट है, विथ मेल न्यूक्लियाई, मेल न्यूक्लियाई का अर्थ यहाँ पे डाला है ना स्पर्म का, स्पर्म का, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि फ्यूजन ऑफ एग विथ मेल न्यूक्लियाई, यही क्रिया ना क्या कहलाएगी? फर्टिलाइजेशन। इसके बाद देखिए तो ये फ्यूजन ऑफ एग है विथ सेकेंडरी न्यूक्लियाई, सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी फीमेल का ही पार्ट है, तो फीमेल का एग फीमेल के ही पार्ट से फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा। फ्यूजन ऑफ एग विथ सिनर्जिट, सिनर्जिट का अर्थ होता है कि जो हम लोग फ्लावर में ना जो एम्ब्रियो सैक होती है, तो एम्ब्रियो सैक के सबसे जो माइक्रोपोलर एंड की तरफ जो वो सेल होती है, इसको एग कहते हैं, और इसके बगल अगल बगल में दोनों तरफ जो सेल होती है इसी को कहते हैं सिनर्जिट। यानी कि अगर हम बात करें तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्लावर का, हम कह सकते हैं कि ये दोनों दोनों के दोनों पार्ट, एग वाली पार्ट और सिनर्जिट वाली पार्ट, ये दोनों के दोनों पार्ट जो होती है वो ना फीमेल ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, इसलिए आपस में फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे। यहाँ पे ए आंसर करना सही होगा, क्योंकि फ्यूजन जो होती है एग के बीच और मेल न्यूक्लियाई के बीच होती है। तो 3 क्वेश्चन हो चुके। चौथा के हम बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन है सेमेन इज फ्रोजन, मतलब सेमेन को कहाँ पे जमाया जाता है, वीर्य कहाँ पे जमता है? वीर्य के जमाने की बात करें तो सेमेन जो फ्रोजन होती है ना वो लिक्विड नाइट्रोजन में होता है। किसमें होता है? लिक्विड नाइट्रोजन में। लिक्विड नाइट्रोजन में आप लोग याद करेंगे -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो सेमेन है जिसको वीर्य कहा जाता है, ये वीर्य को जमाया जाता है और स्टोर करके रखने का कार्य किया जाता है। तो ये लिक्विड नाइट्रोजन में इसको वीर्य को जमाकर स्टोर करने का रखने का काम किया जाता है। कितना डिग्री पे? -196 डिग्री। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है आपका 5वां सवाल, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमेट? गैमेट में कितना नंबर प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम में कितना नंबर प्रेजेंट होता है, इसके बारे में बता दें। देखिए अगर हम स्पर्म की बात करें, स्पर्म भी एक तरह की गैमेट है, स्पर्म भी एक तरह की क्या है? गैमेट है। ओवम की बात करते हैं तो ओवम भी एक तरह की क्या है? गैमेट है। ये दोनों गैमेट कहलाते हैं। तो गैमेट जो होता है ना उसमें ना नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड कहने का अर्थ होता है एन के फॉर्म में पाया जाता है। यहाँ पे ओवम में भी ना जो क्रोमोसोम होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड कहने का मतलब कौन के फॉर्म में? एन के फॉर्म में पाया जाता है। तो एन के फॉर्म में पाया जाता है। टोटल अगर मानव में देखा जाए तो 23 जोड़ा यानी कि ना 46 क्रोमोसोम पाया जाता है टोटल, लेकिन ये डिप्लॉइड है, ये 2n के फॉर्म में डिप्लॉइड। डिप्लॉइड कहने का मतलब ये होता है कि ये 23 जोड़ा के फॉर्म में, 23 पेयर, 23 जोड़ा के फॉर्म में। अब ये 23 जोड़ा है, क्योंकि ओवम हो या फिर स्पर्म हो, इसमें ना क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड होगी तो ये तो पेयर्स में, हैप्लॉइड इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 23। इसीलिए ना जो गैमेट होते हैं वो गैमेट में ना अगर देखा जाए क्रोमोसोम की संख्या तो कितना होगी? 23 होगी। स्पर्म में भी 23 होती है और ओवम में भी कितनी होगी? 23 होगी। तो ये 23 क्रोमोसोम होते हैं ना गैमेट में। यही बात करें कि स्पर्म और ओवम मिल के जो जाइगोट का निर्माण करते हैं, जाइगोट फर्टिलाइजेशन होगी और जो जाइगोट का निर्माण करता है इसमें क्रोमोसोम की संख्या 46 हो जाती है, मतलब 23 पेयर्स हो जाते हैं, 23 पेयर्स। यानी कि जो जाइगोट होता है ना उसको डिप्लॉइड कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितने पेयर्स होते हैं? 23 पेयर, यानी खोजी के फॉर्म में पाया जाता है 2n के फॉर्म में। तो 2n के फॉर्म में पाया जाता है, इसीलिए मतलब कहते हैं कि जाइगोट जो है डिप्लॉइड होती है। गैमेट की बात करें तो हैप्लॉइड होती है, जिसमें ना क्रोमोसोम की संख्या होती है 23। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है डिप्लॉइड क्या है? इसमें से कौन डिप्लॉइड है? डिप्लॉइड तो ओवम की बात करें, अभी हम तुरंत बताएं कि ओवम जो होता है ना हैप्लॉइड होता है।
हैप्लॉइड, इसमें क्रोमोसोम की संख्या n की फॉर्म में होती है। पोलेंस की बात करें, पोलेंस में ना फ्लावर का जो मेल मतलब गैमेट है वो पोलेंस कहलाता है। फ्लावर के मेल गैमेट को पोलेंस कहते हैं। ये पोलेंस भी हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? हैप्लॉइड। और ये दोनों तो हैप्लॉइड होंगे। जाइगोट के बारे में भी तुरंत बात की कि जाइगोट क्या होती है? डिप्लॉइड, यानी कि ये n2n के फॉर्म में पाया जाता है। तो यहाँ पे डिप्लॉइड ही पूछ रहा है, तो डिप्लॉइड के रूप में हम लोग आंसर क्या करेंगे? जाइगोट को आंसर कर देंगे। ये जाइगोट होता क्या है? तो हमने बताया कि जो स्पर्म होते हैं और जो ओवम होते हैं, ये दोनों को फ्यूजन से यहाँ पे कौन का निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। और ये जाइगोट में डिप्लॉइड होती है, T2n के फॉर्म में पाई जाती है, ये डिप्लॉइड होती है। तो यही बात अभी हमने तुरंत बताया। तो यहाँ पे आंसर ना हम लोग क्या करने वाले हैं? जाइगोट करने वाले हैं। अगला सवाल की ओर चले, 7वां। ये है 7वां सवाल। मोरूला इज ए डेवलपमेंट स्टेज ऑफ। मोरूला का डेवलपमेंट किस स्टेज में होता है, इसके बारे में देखेंगे। मोरूला का डेवलपमेंट देखा जाए तो जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है, जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होने के बाद जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, ये जाइगोट का निर्माण होता है। ये जाइगोट का बार बार माइटोसिस होती है। और माइटोसिस डिवीजन के दौरान यहाँ पे जब 16 सेल का निर्माण हो जाता है, जाइगोट के 16 सेल का निर्माण हो जाता है, यही 16 सेल वाला पार्ट कहलाता है मोरूला। और यही मोरूला आगे चल करना ब्लास्टोसिस का निर्माण करता है, ब्लास्टोसिस। तो यहाँ पे ना मैं फिर बताऊं कि देखो, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद ना जो प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट जो है बार बार माइटोसिस डिवीजन करके और 16 सेल का जब निर्माण करता है, तो इसको हम लोग मोरूला नाम देते हैं। यही मोरूला बाद में ब्लास्टोसिस के फॉर्म में जनरेट होता है। और इंडोमेट्रियम के जो गर्भाशय के भीतरी दीवार है, जिसको इंडोमेट्रियम के लेयर कहते हैं यूट्रस का, वो ना ब्लास्टोसिस जाकर जो वहां पे है इम्प्लांटेशन करता है, चिपक जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो मोरूला है वो मोरूला जाइगोट और ब्लास्टोसिस के बीच का पार्ट है। यहाँ पे पढ़ेंगे तो बिटवीन द जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस, यही पार्ट है मोरूला। तो यहाँ पे ए ऑप्शन को सही कर देना, सही होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम एट ओव्यूलेशन इज। ओवम के जो मेम्ब्रेनस कवर है वो क्या कहता है? अगर हम एक मैच्योर ओवम की बात करें, ये ओवम है, तो ओवम के जो दूसरी लेयर होती है, जो अंदर की ओर होती है, इसको ना जोना पेलिसुडा लेयर कहते हैं, जोना पेलिसुडा। और इसके बाहर की जो सेल होती है, इसकी बाहर की सेल जो प्रेजेंट होती है, इसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं, कोरोना रेडिएटा। और यही कोरोना रेडिएटा जो है मेम्ब्रेनस सेल है। मेम्ब्रेनस सेल का मतलब बाहर की सेल है। तो ये मेम्ब्रेनस सेल कहलाता है कौन? कोरोना रेडिएटा। तो हम लोग यहाँ पे ना, चूंकि पूछ रहा है कि मेम्ब्रेनस कवर कौन होता है ओवम का, यहाँ पे हम लोग आंसर कर देंगे कोरोना रेडिएटा को, क्या कर देंगे? आंसर कर देंगे। उसके बाद 9वां क्वेश्चन को देखते हैं। 9वां क्वेश्चन ये रहा, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड सेल इज। जब हैप्लॉइड सेल का फ्यूजन होता है तो क्या कहलाता है? आप लोग ध्यान देंगे कि जो हैप्लॉइड सेल का बनना, हैप्लॉइड सेल बनते हैं कैसे? तो बनते तो है मियोसिस क्रिया द्वारा। जब ना एक कोई भी सेल में जब मियोसिस सेल डिवीजन होता है, तब तो हैप्लॉइड सेल बनते हैं। बट उसका फ्यूजन जो है ना, वो हैप्लॉइड सेल का जो फ्यूजन के प्रोसेस है, वो प्रोसेस सीनगैमी कहलाती है। क्या कहलाती है? सीनगैमी। तो आप लोग ना प्रोसेस ऑफ फ्यूजन हैप्लॉइड सेल का जो होता है, उसको आप लोग याद कर लेंगे कि क्या होता है? सीनगैमी होता है। इसके बाद बात करते हैं 10वां क्वेश्चन। ये रहा 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन की बात करें तब विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट इंक्लूडेड इन आईवीएफ। यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होती है, आईवीएफ जो होती है, इसमें से ये जो 4 टेक्निक लिखा हुआ, इसमें से कौन सा टेक्निक नहीं आता है? तो आईवीएफ में देखा जाए तो इंट्रासेलुलर स्पर्म इंसेमिनेशन, मतलब ये स्पर्म को इंसेमिनेट करना, ये आईवीएफ के अंदर आता है। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, मतलब यूटेराइन के अंदर इंसेमिनेशन करना, ये भी आता है आईवीएफ के अंदर। एम्ब्रियो ट्रांसफर भी आईवीएफ के अंदर आता है। एक बात आईवीएफ के अंदर नहीं आता है तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस,
एक डिवाइस है। ये आईवीएफ में नहीं आता है, ये तीनों आईवीएफ में आते हैं, ये आईवीएफ में नहीं आते हैं। तो अभी तक ना हम लोग 10 क्वेश्चन को देख लिए, अब देखेंगे 11वां क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, यूट्रस इज रिलेटेड टू। यूट्रस की हिंदी होता है गर्भाशय। गर्भाशय जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित है, जहां पे ना जो जाइगोट है, जाइगोट ब्लास्टोसिस का रूप लेकर और ब्लास्टोसिस का रूप लेकर वहां पे इम्प्लांटेशन होती है। ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट जो होती है ना, यही पार्ट क्या कहलाती है, यूट्रस कहलाती है। यहाँ पे ही ना ब्लास्टोसिस क्रिया होती है और बच्चे का विकास अगर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, उदर गुहा के अंदर देखा जाए तो इसी पार्ट में होता है। ये यूट्रस जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्या है, संबंधित है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित है, इसलिए यूट्रस रिलेटेड है किससे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। यहाँ पे डी आंसर करना सही होगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए तो कह रहा है कि द एंटेरियर पोर्शन ऑफ अ स्पर्म इज कवर्ड बाय ए कैप लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज। जो स्पर्म का जो एंटेरियर पोर्शन है, एंटेरियर पोर्शन का मतलब होता है स्पर्म का आगे वाला भाग। ये स्पर्म है, ये स्पर्म की जो आगे वाला भाग है, स्पर्म इज कवर्ड बाय ए कैप लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह से एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये कैप लाइक स्ट्रक्चर से क्या होता है, कवर होता है। इसी को ना हम लोग एक्रोसोम नाम देते हैं, एक्रोसोम। ये कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है, जो टिप पे पाई जाती है, इसी का नाम हम लोग ना एक्रोसोम देते हैं। तो यहाँ पे ना जो स्पर्म का जो इंटीरियर पोर्शन में, मतलब आगे की तरफ जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्रोसोम। ये एक्रोसोम आंसर करना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, ये रहा ना 13 नंबर क्वेश्चन। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन फीमेल डेवलप इन रिस्पॉन्स टू हार्मोन। मतलब जो फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को जो डेवलप करता है, जिसको द्वितीय लैंगिक लक्षण या द्वितीय यौन लक्षण कहते हैं, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक लाने के काम फीमेल में किसका होता है, एक हार्मोन होती है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। क्या नाम है, एस्ट्रोजन। ये हार्मोन के ही कारण फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ये हार्मोन की अगर हम बात करें तो ये हार्मोन ना ग्राफियन फॉलिकल से निकलती है। कहां से निकलती है, ग्राफियन फॉलिकल। ओवरी के अंदर ना, ओवरी जब पूरी तरह से ओवरी जो है, ओवरी पूरी तरह से जब मैच्योर हो जाती है, तो ओवरी को पूरी तरह से मैच्योर होने के बाद ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण होता है। और यही ग्राफियन फॉलिकल जो है, यही ग्राफियन फॉलिकल जो है वो एस्ट्रोजन का स्राव करता है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक लाने का कार्य करता है, किसका, फीमेल में। तो यहाँ पे ना एस्ट्रोजन आंसर करना सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा ना 14 नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इज कॉल्ड। मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पहली बार आता है, जब से स्टार्ट हो जाता है, तो उस ना अवस्था को, उस एज को क्या कहते हैं। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल पहली बार 10 से 14 साल के एज में, जब 12 से 14 साल के एज में स्टार्ट होता है, तो उसको ना मिनार्की कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनार्की। यही बात करूं कि 50 साल के एज में जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाता है, तो उस अवस्था को कहते हैं मीनोपॉज। क्या कहते हैं, मीनोपॉज। तो ये 50 साल की अवस्था में अगर देखा जाए तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, बंद हो जाता है, मासिक धर्म बंद हो जाती है। इस अवस्था को मीनोपॉज कहते हैं। और जब कम एज में, यानी प्यूबर्टी, किशोरावस्था के एज में जब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, तो इस अवस्था को कहते हैं मिनार्की। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी, मिनार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 15 नंबर। 15 नंबर ये रहा, ग्राफियन फॉलिकल अकर्स, यानी ग्राफियन फॉलिकल किसमें होता है। ग्राफियन फॉलिकल जो होता है, अभी तुरंत हम बताएं कि जब ओवरी जो होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो ओवरी का पार्ट है, ओवरी के पार्ट पूरी तरह से जब मैच्योर हो जाता है, तो मैच्योर होने के बाद यही ओवरी ना ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण करता है। किसका, ग्राफियन फॉलिकल। तो ये ग्राफियन फॉलिकल की अगर हम बात करें तो मैच्योर ओवरी को ही हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ग्राफियन फॉलिकल। और ये ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भाग है। तो लिखेंगे कि इन ह्यूमन इम्यूनिटी ड्राइड इन ह्यूमन फीमेल ओवरी, यानी कि ह्यूमन के फीमेल ओवरी में ही ना ये ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण होता है। अतः हम इसका आंसर क्या करेंगे, डी कह देंगे। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर के बाद 16 नंबर क्वेश्चन ये है,
प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज फॉर्म्ड बाय, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है अगर देखा जाए तो ये रहा यूट्रस की बात, ये रहा ओवरी, ये क्या रहा ओवरी। जब ओवरी पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो इसके अंदर ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण होता है। उसके बाद एलएच हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलती है, ये एलएच हार्मोन जो है इस ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ देती है। ये ग्राफियन फॉलिकल टूटने के बाद ना सेकेंडरी ओसाइट का निर्माण करता है और दूसरी तरफ कॉर्पस लुटियम का निर्माण करता है। ये कॉर्पस लुटियम से एक हार्मोन निकलती है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। क्या नाम है? प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन की अगर हम बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो निकलने का कार्य करती है किससे? ये कॉर्पस लुटियम से। इसका नाम है कॉर्पस लुटियम। तो ये कॉर्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलती है और ये प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है यही हार्मोन जो गर्भाशय की भीतरी दीवार जिसको एंडोमेट्रियम की लेयर कहते हैं, गर्भाशय की भीतरी दीवार को एंडोमेट्रियम लेयर कहते हैं, इसी को बनाने का काम, तैयार करने का काम यही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को होता है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है कहां से निकलती है? कॉर्पस लुटियम। तो आंसर क्या हो जाएगी? कॉर्पस लुटियम। सी। 17 नंबर सवाल को देखा जाए, ये रहा 17 नंबर सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेल एसेसरी ग्लैंड, यानी कि मेल एसेसरी ग्लैंड कौन नहीं है? मेल में देखा जाए तो सेमिनल वेसिकल्स भी होते हैं। एम्पूला जो है मेल में नहीं पाया जाता है। एम्पूला जो है ना फैलोपियन ट्यूब का एक पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब का। फैलोपियन ट्यूब के जो पार्ट होते हैं जिसमें फिम्बरी आते हैं, एम्पूला आते हैं, स्टमस आते हैं और यूटेराइन पार्ट आते हैं। तो ये एम्पूला जो है ना फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है और ये फैलोपियन ट्यूब देखा जाए तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, यानी कि ये फैलोपियन ट्यूब फीमेल में पाया जाता है। हम कह सकते हैं कि जो इसमें अगर मेल की बात करें तो सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट भी है और बल्बो यूथरल ग्लैंड भी है, यानी कि एम्पूला जो है वो एम्पूला अगर देखा जाए तो मेल एसेसरी ग्लैंड में नहीं आते हैं, यानी कि इसकी आंसर क्या हो जाएगी? तो एम्पूला हो जाएगी। यहाँ पे एम्पूला बी, बी, क्योंकि ये बी वाला जो ऑप्शन है वो बी एम्पूला जो है ना वो पुरुष सहायक ग्रंथि ना होकर स्त्री सहायक ग्रंथि है जो फैलोपियन ट्यूब के क्या है? पार्ट है। 18 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 18 नंबर क्वेश्चन कहते हैं बीच एमंग द फॉलोइंग है 23 क्रोमोसोम, यानी कि 23 क्रोमोसोम किसमें होता था? हमने बताया था जो गैमेट होते हैं ना, गैमेट, वो गैमेट में ना 23 क्रोमोसोम पाया जाता है। गैमेट में ना दोनों चीज आता है, स्पर्म आता है और क्या आता है? ओवम। तो स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम पाया जाएंगे और ओवम में भी कितना? 23 क्रोमोसोम। देखा जाए स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोगोनिया क्या है ना कि एक सेल है और ये स्पर्मेटोगोनिया सेल का काम है कि स्पर्म को निर्माण करना। तो इस सेल में ना ट्विन के फॉर्म में क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि ये डिप्लॉइड होता है। यही इसमें 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जब ये स्पर्म का निर्माण करता है ना तो जो स्पर्म होते हैं उसमें 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जाइगोट, जाइगोट में भी 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। हमने बताया ही था कि जब वो स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज करते हैं तो जाइगोट का निर्माण करता है, उसमें भी 46 क्रोमोसोम होते हैं। सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट की अगर हम बात करें ना तो इसमें 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्यों? यही सेकेंडरी ओसाइट जो है बाद में ओवम कहलाता है, यही ओवम है। ये सेकेंडरी ओसाइट जो है ना इसमें एन की फॉर्म में क्रोमोसोम पाई जाती है और इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23। ओगोनिया सेल की बात करें तो ओगोनिया सेल में ना क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। इसलिए कि ओगोनिया सेल के द्वारा ना ओवम का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ओवम जो है ना उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जिस सेल के द्वारा ओवम का निर्माण होता है जिसको ओगोनिया सेल कहते हैं, इसको में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखें 19 नंबर क्वेश्चन, ये रहा 19 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा, ह्यूमन प्लेसेंटा के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट नहीं होता था? आप लोग याद रखेंगे कि ह्यूमन प्लेसेंटा के द्वारा ना एचसीजी भी स्रावित होता है, एस्ट्रोजन भी होती है, प्रोजेस्टेरॉन भी होती है। ये तीनों हार्मोन ना ह्यूमन प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित होती है। एलिच हार्मोन की बात करें तो ये ह्यूमन प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित नहीं होती है, ये स्रावित होती है एक्चुअली में देखा जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है जीडीएच और जीडीएच हार्मोन में ये एलएच हार्मोन आती है और ये एलएच हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होती है, यानी कि ये प्लेसेंटा से स्रावित नहीं होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगी? एलएच। एलएच हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होती है, न कि प्लेसेंटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20वां नंबर।
ये है मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, मेल हार्मोन किससे निकलते हैं? मेल हार्मोन निकलते हैं टेस्टिस से, क्योंकि ये टेस्टिस जो है ना, यही मेल हार्मोन निकालने के लिए ना रिस्पॉन्सिबल होता है। टेस्टिस से देखा जाए तो मेल हार्मोन के रूप में प्रोजेस्टेरॉन निकलते हैं और एंड्रोजन निकलते हैं, एंड्रोजन। तो ये टेस्टिस जो है ना, मेल हार्मोन को क्या करता है? निकालने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, सर्टोली सेल आर फाउंड। सर्टोली सेल किस में पाया जाता है? तो ये सर्टोली सेल जो है ना, ये भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ही पार्ट है, और ये सर्टोली सेल टेस्टिस में ही पाया जाता है। सर्टोली सेल के बारे में आप लोग याद रखेंगे कि ये टेस्टिस के क्या होता है? अंदर होता है, और ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, क्या है? पार्ट है। तो ये सर्टोली सेल जो है टेस्टिस के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 22। एक्रोसोम इज ए पार्ट ऑफ, एक्रोसोम के बारे में हमने पहले भी बताया कि स्पर्म का जो टिप वाली पोर्शन होता है, जो आगे की ओर निकला होता है, इसी को क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। तो हेड पोर्शन ऑफ ह्यूमन स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म का जो हेड वाला पोर्शन होता है, ये ह्यूमन स्पर्म है। ये ह्यूमन स्पर्म का जो हेड वाला पोर्शन होता है ना, इसी पोर्शन को, जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसी को नाम दिए थे एक्रोस्टोम। और हमने बताया था कि ये इतनी वाली भाग जो है ना, ये भाग हेड कहलाती है। तो स्पर्म का हेड वाली पोर्शन में ही जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसी को हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। और यही एक्रोसोम ना हेड में पाया जाता है, किसका? ह्यूमन का, स्पर्म का। तो ह्यूमन स्पर्म के हेड वाली पोर्शन में ही ना एक्रोसोम पाया जाता है, इसलिए ये आंसर इसका क्या होगा? सही होगा। 23 नंबर सवाल लगते हैं। 23 नंबर सवाल जो होता है, द टोटल नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड बाय ए हेल्दी ह्यूमन फीमेल। एक हेल्दी ह्यूमन फीमेल की अगर बात करें तो टोटल जो एग प्रोड्यूस होती है वो कितना होती है? 400। कितना? 100, 400। 400 एग जो है ना जीवन काल में प्रोड्यूस कर देती है, कौन? तो फीमेल एग का प्रोड्यूस करती है कितना? 400। ये आप लोग याद कर लेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन ये हुआ, ये 24 नंबर क्वेश्चन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल अकर्स इन, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल किसमें अकर्स होता है? किसमें आता है? तो ह्यूमन में भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होते हैं, मंकी में भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आते हैं, और चिंपैंजी में भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल। एमसी जो है ना, वो ह्यूमन, मंकी, चिंपैंजी, ये तीनों में आता है। तो हम लोग डी इसका क्या कर देंगे? आंसर करेंगे, यानी कि डी, यानी कि ह्यूमन में भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, मंकी में भी होती है, और चिंपैंजी में भी होती है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन कौन है? 25 नंबर। हाँ, ये अगला क्वेश्चन है, एंट्रम इज कैविटी ऑफ, एंट्रम कैविटी किसमें पाया जाता है? तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ये मान लीजिए ओवरी है, और ये ओवरी का सफर जब ग्राफियन फॉलिकल तक बनने का होता है, तो ये ग्राफियन फॉलिकल जो होता है ना, ये ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ये ग्राफियन फॉलिकल हो गया, और ये क्या हो गया? ओवरी। तो ओवरी जब मैच्योर होती है और जब ग्राफियन फॉलिकल की निर्माण करती है, ये रहा ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर में एक कैविटी का निर्माण होता है, और इसी कैविटी को हम लोग एंट्रम कैविटी कहते हैं, एंट्रम कैविटी। तो ये एंट्रम कैविटी जो है वो भाग है किसका? ग्राफियन फॉलिकल का। तो ओवरी का भाग नहीं है, ये किसका भाग है? ग्राफियन फॉलिकल का, यानी कि इसकी आंसर कितना करते हैं? डी। तो इस तरह से देखा जाए ना, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के हम लोग ना टोटल 25 क्वेश्चन को कर लिए हैं। अब अगले क्लास में हम लोग ना नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। थैंक यू। बंद करो।